नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी देश प्रेम के स्वरूप का विवेचना करें। तो चलिए बिना देर की आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी देश प्रेम के स्वरूप का विवेचना करें। यानी कि दिनकर जी के जो कविता है, जो रचना है, उस रचना के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना फैलाया है, उस कविता के माध्यम से किस प्रकार से अपने देश के प्रति जो है क्रांतिकारी देश प्रेम को फैलाया है। अथवा में है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्यगत विशेषताओं को लिखें। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के जितने भी कविताएं हैं या रचनाएं हैं, उन सभी कविताओं में बेसिकली जो है राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी देश प्रेम को दिखाया गया है, देश प्रेम को व्यक्त किया गया है। तो बेसिकली जब हम इसका आंसर करेंगे तो उसी से जो आपका ये अथवा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस बता दिया है और आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि दिनकर जी ने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को फैलाया और क्रांतिकारी देश प्रेम की भावना को फैलाया। सबसे पहले आपको परिचय देना है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि माने जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कौन थे? हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि का मतलब है राष्ट्र की जो है भलाई के बारे में यह लिखते थे, राष्ट्रीय चेतना को फैलाते थे, भारतीय लोगों के अंतर्गत जो है क्रांतिकारी भावना को फैलाते थे, जिनकी कविताएं राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी देश प्रेम से प्रेरित थी। इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी उन सभी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी देश प्रेम से संबंधित कविताओं को लिखा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम और क्रांति की भावना जगाई। यानी दिनकर जी ने जो अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के दिलों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सिखाया है और क्रांतिकारी की भावना जगाई है। उनकी रचनाएं सामाजिक न्याय, आज़ादी और स्वाभिमान की बात करती है। यानी दिनकर जी के जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो हमें यह बताती है कि किस प्रकार से हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, किस प्रकार से हमें आज़ादी मिलेगा और इस प्रकार से वो जो है स्वाभिमान की बात करते हैं। वे मानते थे कि आज़ादी संघर्ष से मिलती है, भीख मांगने से नहीं। आज़ादी के स्वाभिमान का मतलब है कि वो इस बात को मानते थे कि हम अंग्रेजों के सामने अगर हाथ फैलाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हमें संघर्ष करना होगा, तभी हमें जो है आज़ादी मिलेगी अंग्रेजों से। केवल भीख मांगेंगे अंग्रेजों से कि हमें आज़ादी दे दो, तो वो हमें आज़ादी देने वाला नहीं है। इस तरह से जो रामधारी सिंह दिनकर जी के कविताएं हैं, उन कविताओं में जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने और देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देती है। यानी इनके कविताओं को पढ़ने के बाद भारतीय लोगों के अंतर्गत उत्साह जगा और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला कि दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से दिखाई देता है। दूसरा पूछा गया कि कविताओं के माध्यम से दिनकर जी ने जो है किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति क्रांतिकारी भावना फैलाया। तो हम लोग पहले जानते हैं दिनकर जी के कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है। दिनकर जी के जो कविता है राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी देश प्रेम की भावना किस प्रकार से व्यक्त हुआ है, हम इनको जो है निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला जो है वो है स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष की भावना। दिनकर की कविताएं जो है खास तौर पर सिंहासन खाली करो की जनता आती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी। यानी दिनकर जी ने जो कविताएं लिखे उन सारे कविताओं में से एक जो प्रसिद्ध कविता है उसका नाम है सिंहासन खाली करो नहीं तो जनता आती है। यानी सिंहासन खाली करने की बात किससे की जा रही है? अंग्रेजों से की जा रही है कि अंग्रेज आप जो है सिंहासन खाली करो, वरना हमारे जो भारतीय जनता है तुम्हें छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता जो अब जागरूक हो चुकी है अपने शोषण और अपने अत्याचार के खिलाफ, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने, स्वतंत्रता पाने और अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इस कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और स्वतंत्रता पाने और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए जो है लोगों को प्रेरणा दिया है। उनकी कविताएं जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उनमें क्रांतिकारी भावना जगाई है। इस प्रकार से दिनकर जी के जो कविताएं हैं उन कविताओं ने जो है भारतीय जनता के दिलों में अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया है, भारतीय जनता के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना फैलाया है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और क्रांति की भावना। यानी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और क्रांति की भावना किस प्रकार से
दिनकर जी ने फैलाया अपनी कविताओं, अपने रचनाओं के माध्यम से। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में जो है अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और क्रांति की भावना ही वास्तव में राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है। यानी कि इसमें कहा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के जो कविताएं हैं, बेसिकली उसमें अन्याय के विरुद्ध जो है कविताएं लिखा गया कि अंग्रेजों से कैसे हमें संघर्ष करना है, कैसे उनसे क्रांति करना है, और इस प्रकार से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रयास किया गया है। वह मानते थे कि जब तक जो है समाज अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी, है ना। यानी कि उसने यह बताने का प्रयास किया है कि जब भी जो है अपने अन्याय के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तब तक जो है आपका शोषण होता रहेगा समाज में, तब तक जो है तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाला है। उदाहरण के लिए उनकी कविता है कुरुक्षेत्र, बहुत जो है प्रसिद्ध कविता है कुरुक्षेत्र। उसमें जो है अन्याय और शोषण के खिलाफ युद्ध को अनिवार्य बताया है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में बताया है कि जो अन्याय करता है आप पर, जो आपका शोषण करता है, उसके खिलाफ आप युद्ध कर सकते हो। समझ रहे हो ना, उन्होंने युद्ध को सही बताया। इसमें उन्होंने गीता के संदर्भों का उपयोग करके यह स्पष्ट किया है कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, यानी पार कर जाता है, तो संघर्ष करना ही धर्म बन जाता है। दिनकर जी ने जो है गीता के संदर्भ में श्लोक में यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब अन्याय अपनी सीमा तक चल जाता है, अपने सीमा को पार कर जाता है, तो ऐसे में संघर्ष करना ही धर्म बन जाता है, संघर्ष करना ही नैतिक कर्तव्य बन जाता है। इसमें संघर्ष करना जो है सही बताया गया है। और यहाँ पर एक पंक्ति भी लिखा हुआ है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य का नाश होने वाला होता है ना, तो जो है उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर वो गलत काम भी करेगा ना तो उसको लगेगा कि हम सही काम कर रहे हैं। उनको जो है कुछ समझ होती ही नहीं कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उनका विवेक ही मर जाता है, उसका बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, और गलत काम को भी वो जो है सही समझने लगता है। ऐसे स्थिति में युद्ध को अनिवार्य बताया किसने? दिनकर जी ने बताया है। आप अगर इस प्रकार से उदाहरण के रूप में एग्जाम में इन सभी पंक्ति को लिखोगे तो आपके जो है काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बीच बीच में जो है इस प्रकार से आप पंक्ति जरूर लिखें जो हमने आपको लिखवाया है। तीसरा है वीरता और बलिदान का चित्रण। यानी वीरता और बलिदान का चित्रण दिनकर जी ने किस प्रकार से किया है? क्रांतिकारी देश प्रेम का एक प्रमुख तत्व जो है वीरता और बलिदान की भावना होती है। क्रांतिकारी देश प्रेम का एक प्रमुख तत्व क्या होता है? वीरता और बलिदान। हम अपने देश के प्रति जो है खुद को समर्पित कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा जो है क्रांतिकारी चेतना है। दिनकर की कविताओं में वीरता और बलिदान को उच्च स्थान दिया गया है। दिनकर जी ने जो भी कविताएं लिखी है उस कविताओं में अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति वीरता जैसे भाव को जन्म दिया है। वे मानते थे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म है। दिनकर जी मानते थे कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए अगर मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े तो ये हमारा कर्तव्य है। धर्म का मतलब है सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा क्या है? अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे देना। उदाहरण के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी। उनमें जो है कर्ण के चरित्र को वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह काव्य केवल महाभारत की कथा नहीं बल्कि यह राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। उन्होंने रश्मि रथी को लिखा है जिसमें कर्ण के जो है चरित्र के बारे में बताया गया है, उनके वीरता को बताया गया है। आपने महाभारत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो वहां पर देखा होगा कि कौरवों और पांडवों के बीच किस प्रकार से युद्ध होता है। और 5 पांडव होते हैं और कौरव की संख्या 100 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध होता है धर्म और अधर्म का युद्ध होता है। और इस धर्म के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों का साथ देते हैं, जिसके कारण ही पांडवों की जीत होती है। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि ये जो युद्ध था धर्म और अधर्म का युद्ध था। इस प्रकार से दिनकर जी जो है इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम युद्ध करेंगे तो यहाँ पर अधर्म और धर्म का युद्ध है। यानी हम अपने अन्याय के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ ही अंग्रेजों के प्रति युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रश्मि रथी है दिनकर जी के सबसे प्रसिद्ध कविता, इसमें जो है कर्ण के चरित्र के बारे में बताया गया है कि वो कितना वीरता था। अगर रश्मि रथी की बात करें तो इसमें कर्ण जी के चरित्र के बारे में बताया है कि उनकी वीरता कितनी महान था, उनका बलिदान कितना महान था। इसमें जो है इसके बारे में यह बताने का प्रयास किया गया है कि कर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे, ये तो भले कुंती का ही तो पुत्र थे, पांडवों का ही सबसे बड़ा भाई था, लेकिन समाज में जो इसको प्रतिष्ठा नहीं मिला था, समाज में इसे अपनाया नहीं गया था, इन्हें सम्मान नहीं मिला था। यही कारण है कि जब जो है दुर्योधन ने इनको प्रतिष्ठा समाज में दिलाया, इनसे दोस्ती किया, तो कौरवों की ओर से कर्ण लड़े थे। समझ रहे हो ना।
और कर्ण के पास इतना शक्ति था कि अगर ये चाहते तो पांडवों को आसानी से पराजित कर सकते थे। लेकिन चूंकि कृष्ण भगवान जी जो है किसकी ओर से थे, पांडवों की ओर से थे, इसलिए पांडवों की यहाँ पर जीत होती है। और इसकी कहानी बहुत लंबी है, हालांकि हम कहानी की ओर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया। चौथा जो है वह भारतीय संस्कृति और गौरव का चित्रण। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं थी दोस्तों, बल्कि उन्होंने जो है अपनी कविताओं में भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उनके गौरव की भी दर्शाया है। बताया कि जो भारतीय संस्कृति है कितना महान है, भारतीय सभ्यता है वो कितना गौरवशाली है। इस तरह से उनकी कविताओं में जो है भारत के गौरवशाली अतीत का चित्रण मिलता है कि भारत जो प्राचीन काल में कितना महान था, हमारा देश गुरुओं का देश था, जो राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार से हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं तो हम अपने राष्ट्र से प्रति जो है ज्यादा प्रेम कर पाते हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है अधिक मजबूत होती है। उदाहरण के लिए उनकी कविता है भारत में, उन्होंने भारत को एक देश नहीं बल्कि एक महान विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। और यह बात सत्य है दोस्तों, भारत एक महज देश नहीं है, भारत एक जो है विचारधारा है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी जातियां के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो एक प्रकार से विचारधारा ही तो है। उसके बाद हम लोगों को प्रश्न में पूछा गया है कि क्रांतिकारी देश प्रेम के स्वरूप, इसीलिए हमने ये हेडिंग बनाया हुआ है। पहला है शक्ति और संघर्ष की आवश्यकता। दिनकर जी की जो कविताएं हैं सिर्फ देश प्रेम ही नहीं जगाती है बल्कि संघर्ष और बलिदान के लिए भी प्रेरित करती है। वो हमें यह कहती है कि हमें जो है हमेशा संघर्ष करना चाहिए, तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा, अपने देश के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। वे केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि कार्य करने और बदलाव लाने की भी शक्ति और आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं जो केवल भावनाओं को जगा देते हैं, उसमें वीरता नहीं भरते हैं कि अपने देश के प्रति बलिदान दे सके। लेकिन दिनकर जी ने अपने कविताओं के माध्यम से केवल भावनाओं को जारी नहीं किया है देश के प्रति, बल्कि लोगों के अंदर वीरता का रस भरा है। लोगों को यह बताया कि अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। उनकी रचनाएं हमें सिखाती है कि देश के लिए केवल महसूस करना ही काफी नहीं है बल्कि उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। कि अपने देश के लिए हम केवल महसूस करेंगे कि हमारा देश कितना महान है तो ये से काम नहीं चलने वाला है, हमें जो है संघर्ष करना होगा, तभी हमें जो है आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट है न्याय और समानता। दिनकर के लिए जो है देश प्रेम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। यानी जब अंग्रेजों के यहाँ पर शासन व्यवस्था चालू था उस समय जो है दिनकर जी ने बहुत सारी कविताओं को लिखा और उसमें देश प्रेम तक ही सीमित नहीं था कि केवल देश प्रेम और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाए, बल्कि वे जो है मानते थे कि सच्चे देश प्रेम में जो है समाज में बराबरी और न्याय होना बहुत जरूरी है। यानी जब तक जो है समाज में न्याय नहीं होगा, समाज में सभी लोगों को जो है समान अधिकार नहीं होगा, तब तक जो है स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने समाज में जो है सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात कही। यानी कि उसका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही बहुत बड़ी बात नहीं है बल्कि समाज में सभी लोगों के प्रति सामाजिक न्याय होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, जो कि भारत में नहीं था। छुआछूत जैसी प्रथाएं थी। यही कारण है कि इन सभी से संबंधित कविताओं को दिनकर जी ने लिखा है ताकि समाज में लोगों के प्रति जो छुआछूत या भेदभाव हो रहा है उनको समाप्त किया जाए। उनके कविताओं में यह स्पष्ट जो है होता है कि वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सभी को समान अधिकार मिले और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। उनके लिए आज़ादी का अर्थ था एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। आप समझ रहे हो ना, इसे राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। उनका यह सोच था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां पर किसी भी प्रकार के जो है छुआछूत जैसे भेदभाव समाज में हो ही नहीं, बल्कि समाज में सभी प्रकार की बराबरी हो, समानता हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छुआछूत ना हो। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने केवल आज़ादी की बात नहीं की कि हम लोग अगर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे अंग्रेजों से तो ऐसे में हमारा जो है कल्याण नहीं होगा, बल्कि हमें सामाजिक रूप से भी सुधार करनी होगी, तभी जो है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकेगी। तीसरा और अंत है जनता को अपनी शक्ति का एहसास कराना। इन्होंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को अपनी शक्ति का एहसास कराता है। वही कहा गया है दिनकर की कविताएं जनता को अपनी शक्ति का एहसास कराती है,
वे लोगों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी रचनाएं दिखाती है कि आम लोग की जो है अगर ठान ले तो बदलाव ला सकती है। दिनकर जी अपने कविताओं के माध्यम से केवल राष्ट्रीय चेतना नहीं फैलाया, भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम करना नहीं सिखाया है। दिनकर जी ने यह कहा है कि आप अगर अपने शक्ति को पहचान लोगे तो अपने अन्याय के खिलाफ लड़ सकोगे, अपने जो है विरोधी से संघर्ष कर सकोगे। इस प्रकार से उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आम लोग भी अगर ठान ले तो बड़ा से बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। दिनकर मानते थे कि राष्ट्र की जागृति तब तक अधूरी है जब तक वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। विवेक मर जाना समाज की मौत की घोषणा है। इसीलिए उनकी कविताएं विवेक जगाने और विद्रोह की प्रेरणा देने का हथियार थी। यही उनकी राष्ट्रीय चेतना की आत्मा थी। दिनकर जी क्या मानते थे? दिनकर जी मानते थे राष्ट्र की जागृति तब तक अधूरी है जब तक जो है आप अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होते हो, जब आपका विवेक मर जाता है, जब आप सही गलत सोच नहीं सकते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने विवेक से जो है काम लीजिए, और अगर आपका शोषण हो रहा है तो कम से कम आवाज उठाइए, तभी आपको जो आपका हक मिलेगा। यही है उनकी राष्ट्रीय चेतना की आत्मा। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे कि जो है हमने आपको हिंदी मेजर पेपर 9 के कुछ VVI क्वेश्चंस बताया था, उनमें से पहला करवा दिया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी आपका हो गया, चौथा भी हो गया। आज हमने आपको 5वां करवा दिया है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता में राष्ट्रीय भावना के स्वरूप की विवेचना करें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले साथियों आप तक पहुँच जाए। पाते हैं आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा साथियों, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कर दे। लाइक से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब वीडियो शेयर करता है। इसलिए आप एक लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।